मेरे परमप्रिय दर्शकों, एक देश कब बनता है, अगर इसके बारे में हमें विचार विमर्श किया जाए तो एक देश का एक संविधान होता है, एक झंडा होता है, फ्लैग जिसे कहते हैं, और एक भाषा होती है। हमारे यहाँ 1947 में जब से देश स्वतंत्र हुआ, हमारे देश की कोई एक भाषा संविधान ने निर्धारित नहीं की। इसका कारण था कि दक्षिण में एक तमिलनाडु प्रांत है जिसमें हिंदी विरोध राजनीतिक रूप से बड़ा उग्र हो गया। तो भाषा के प्रश्न को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि हमारे जो देश के प्रमुख राजनीतिक नेता थे वो कोई भी भाषा के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन अब तो देश को स्वतंत्र हुए इतने साल हो गए कि हमें इस पर विचार विमर्श करने की परम आवश्यकता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग में कोर्स की किताबें सभी भारतीय भाषाओं में लाने की पहल की जानी चाहिए और दक्षिण के हिंदी विरोध को शांत कैसे किया जाए इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने मेडिकल की किताब हिंदी में प्रकाशित की और अहिंदी भाषी राज्यों में तूफान सा आ गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के नेताओं और बंगाल के डॉक्टरों ने भी इस पहल की भर्त्सना निंदा करना शुरू कर दिया। उस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से कहा गया कि वह संसद की राजभाषा समिति की सिफारिशें लागू करने से बाज आए। हालांकि विधानसभा में बैठे ये विद्वान विधायक संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों को मोटे तौर पर देख लेते तो उन्हें मालूम पड़ जाता कि उस समिति ने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने का निर्देश दिया है। हिंदी थोपने का नहीं, बल्कि उसने सभी शिक्षा संस्थानों को अंग्रेजी माध्यम चलाने की छूट भी दी है। अब इस पर विचार विमर्श करते हैं कि हिंदी विरोध की कारण क्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहल की कि उसने कई दक्षिण नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन इसके कारण क्या है? दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले 50-60 साल से हिंदी विरोधी सत्ता की सबसे मजबूत सीढ़ी बन गया है। इसी के दम पर कांग्रेस राज को वहां से उखाड़ फेंका गया था। इन नेताओं को अब यह डर लग रहा है कि यदि उनके प्रांतों में भी वकालत, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और तकनीकी पढ़ाई उनकी अपनी भाषाओं में होने लगी तो अंग्रेजी को कौन पूछेगा। उन्हें डर है कि स्वभाषा माध्यम के छात्रों के मुकाबले अंग्रेजी माध्यम के छात्र फिसड्डी हो जाएंगे और सरकारी नौकरियों में भी स्वभाषा माध्यम वाले छात्र अपना सिक्का जमा लेंगे।
उच्च शिक्षा और अनुसंधान में स्वभाषा माध्यम में आ जाने पर सबसे ज्यादा नुकसान उस मुट्ठीभर वर्ग का होगा जो अंग्रेजी के कारण अपना वर्चस्व बनाए हुए है। इस वर्ग में शहरी, संपन्न, ऊंची जात और नेता लोग हैं। इन्हीं लोगों ने सरकारी नौकरियों, बड़े उद्योग धंधों और शिक्षण संस्थानों को काबू कर रखा है। जब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के माध्यम में ऊंची पढ़ाई होगी तो गरीबों, ग्रामीणों और मेहनतकशों के बच्चे आगे आएंगे और उनके लिए सभी क्षेत्रों में जगह खाली करनी पड़ेगी। यही डर है जिसके कारण दक्षिण भारत के नेता बौखलाए हुए हैं। वे अपने बयानों में इस तथ्य को छिपा रहे हैं कि हिंदी माध्यम थोपने का कहीं भी जिक्र तक नहीं है। जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, उनके प्रयोग पर सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हिंदी विरोधियों को लगता है कि अंग्रेजी का वर्चस्व नुकसानदेह भी है तो सबके लिए, लेकिन हिंदी का वर्चस्व हो गया तो सिर्फ अहिंदी भाषियों को नुकसान होगा। हालांकि दुनिया के किसी भी महासंपन्न और महाशक्ति देश में किसी विदेशी भाषा को इस तरह की छूट नहीं है। जैसे कि भारत में अंग्रेजी को है। मैं स्वयं सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और अफगानिस्तान गया हूं और वहां के शिक्षा के माध्यम का अध्ययन किया है। चीन, जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भी रहा हूं। मैंने इन देशों में कहीं भी पढ़ाई या नौकरी में किसी विदेशी भाषा की अनिवार्यता को नहीं देखा। मुझे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शोध के लिए उन देशों की भाषाएं सीखनी पड़ी थी। भारत में अंग्रेजी की अनिवार्यता ही नहीं, अनन्यता की मांग भी बलवती क्यों है। अनन्यता का अर्थ यह है कि अंग्रेजी के अलावा कोई भी अन्य भाषा उसके बराबर या उससे ऊंचे महान स्थान पर न बैठे। यह मांग उठती है हिंदी के डर के मारे। यदि हिंदी में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान वगैरह होने लगेगा तो अहिंदी भाषी पिछड़ जाएंगे। उन्हें लगता है कि यदि अंग्रेजी का वर्चस्व नुकसानदेह है तो यह सबके लिए बराबरी का नुकसानदेह होगा, लेकिन हिंदी का वर्चस्व हो गया तो यह सिर्फ अहिंदी भाषियों के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए हिंदी के बजाय सर्वत्र अंग्रेजी को ही बनाए रखना चाहिए। अहिंदी भाषियों के इस तर्क में दम है कि इस पर ध्यान दिए बिना भारत की भाषा समस्या का समाधान असंभव है। इसलिए भारत के अहिंदी भाषियों को सबसे पहले यह समझाने की जरूरत है कि किसी भी विदेशी भाषा को खुद पर थोप पे रखने के क्या क्या और कितने गहरे नुकसान हैं। इस बात को गांधी, लोहिया और गोलवलकर ने भली बात समझा था, लेकिन हमारी सरकारें और उनके लगभग सभी नेताओं में आत्मविश्वास की इतनी कमी रही कि वे खुलकर अंग्रेजी हटाओ का नारा नहीं दे सके। हटाओ का अर्थ सिर्फ इतना है कि इसकी अनिवार्यता हटाओ। शोध, विदेश नीति, विदेश व्यापार आदि में यदि जरूरत हो तो उसका जमकर इस्तेमाल करें, लेकिन सरकार, बाजार, घर द्वार, शिक्षा और न्याय से वह हट जाए। यदि भारत पर अंग्रेजी लदी रही तो भारत हमेशा फिसड्डी देश बना रहेगा। उसकी मौलिक प्रतिभा उभर ही नहीं पाएगी, उसकी असीम हानि होगी और हिंदी भाषी और हिंदी भाषी दोनों ही घाटे में रहेंगे। हिंदी ही वह भाषा है जो केरल से कश्मीर तक बोली जाती है। श्रीलंका के अलावा सभी पड़ोसी देशों में उसे समझा और बोला जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदी भाषी लोग अपने आप को पिछड़ा या उपेक्षित महसूस करें। इसलिए नेहरू काल में त्रिभाषा सूत्र का प्रचलन हुआ था, जिसका तहत हिंदी भाषा
अगर एक अन्य भारतीय भाषा सीखते हो तो अहिंदी भाषियों की आशंका कम होगी, इसका विरोध भी कम होता जाता, लेकिन हिंदी भाषियों में कोई अन्य भारतीय भाषा सीखने का उत्साह नहीं दिखता। यदि हिंदी सर्वस्वीकार्य भाषा नहीं बन सकी तो इसके प्रमुख दोषी हम ही हैं। हम हिंदी भाषियों के लिए कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा सीखना अनिवार्य होना चाहिए। मेरे परमप्रिय दर्शकों, हिंदी के प्रश्न पर यह विवेचना आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें अवश्य कमेंट करके सूचित करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।